बहुत बड़े लोग आए थे, उनके पास बहुत सारे कपड़े थे, तो मुझे भी एक अच्छा लगा और मैंने ले लिया। पर वो मोंटी है ना, मोंटी गुस्सेल कहीं का, मेरे कपड़े खींच रहा था और मुझे बोलता है तू पागल है पागल, तेरे पास दिमाग नहीं है। फिर पता है क्या हुआ, वो आगे बढ़ा, धम से गिर गया और उसकी पैंट फट गई और सब हंसने लगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या हुआ। माँ माँ देखो मैंने नई ड्रेस पहनी है, कैसी है, अच्छी है ना। पता है आपको, मैंने कल रात को एक सपना देखा था, बहुत अच्छा था। मैं बताऊँ आपको, कल मैं रात को सो रही थी और अचानक मेरी आंखें खुल गई। पूछो क्यों? मैंने सामने एक परी देखी, उसके बहुत सुंदर कपड़े थे, उसने साड़ी पहनी थी, उसकी साड़ी पे है ना सितारे लगे हुए थे। मैंने छुए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसने मुंह में मेरे से पूछा कि तुम परी हो क्या? उसने कहा हाँ मैं परी हूँ। मैंने पूछा तुम परियों के देश में रहती हो? उसने मुझसे कहा हाँ बेटा मैं परियों के देश में रहती हूँ। तो मैंने पूछा मुझे भी ले चलो ना वहाँ, मुझे भी परियों का देश देखना है। उसने कहा आंखें बंद करो। फिर क्या, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, मैंने बात मान ली, मैंने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद बादल, पैर रखो डर लगता है, लेकिन असली बादल पे मैंने पैर रखे और मैं गिरी भी नहीं। और फिर मैंने बहुत सुंदर नजारा देखा। वहां पर है ना छोटे 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 कितने सारे जानवर थे, पेड़ थे, पेड़ों पर परियों का घर था। और वहां सबसे अच्छी बात पता है क्या, ना वहां कोई धूल थी, ना वहां पर शोर था और ना वहां पे गंदगी थी, बहुत सुंदर था। तो मैंने पूछा परी परी ये जादू से बना है ना सब? वो मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा क्यों मुस्कुरा क्यों रही हो? उसने कहा आगे तो चलो तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर हम आगे गए तो हमने देखा वाह इतना सुंदर बड़ा सा स्कूल। मैंने पूछा परियों तुम भी पढ़ती हो मेरी तरह? बोलती है हाँ हम नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे। मैंने बोला तो ये तुमने जादू से बनाया? उस परी ने मुझसे कहा ये मैंने जादू से नहीं बनाया, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। दुनिया में सबसे सुंदर तुम्हारी मेहनत है। अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम चांद पे जाओगी, अगर तुम मेहनत करोगी तो मंगल ग्रह पे जाओगी। मैंने सोचा वाह भाई वाह, तो मैं भी बहुत मेहनत करूंगी। फिर ना मुझे उसने एक बात कही जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने बताऊं क्या कहा उसने मुझसे? मैंने उससे कहा यहाँ तो सब कुछ बहुत सुंदर है, मैं कुछ ले लूं यहाँ से? तो उसने मुझसे कहा कोई भी खिलौना ले लो। वहां पे एक खिलौना था बहुत सुंदर सा, एक प्यारा सा खरगोश था और वो ना ऐसे 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 कूद रहा था। फिर परी ने मुझसे कहा तुम्हें मैं खिलौना तो दे दूंगी लेकिन उसकी एक शर्त है। मैंने पूछा क्या? उसने मुझसे कहा देखो तुम यहाँ से एक ही चीज ले जा पाओगी। मैंने बोला ठीक है खरगोश ले जाऊंगी। तो उसने मुझसे दोबारा कहा सोच लो एक बार। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा यहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, दुनिया की सारी खुशियां मिलेगी, पर एक चीज तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मैंने पूछा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो जादू है, तुम ऐसे छोड़ी घुमाओगे सब कुछ आ जाएगा। तो उसने मुझसे कहा तुम्हारे पास एक चीज नहीं। मैंने बोला क्या? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ यहाँ मेरे पास नहीं है। तुम्हें मैं दुनिया की सारी खुशियां दे सकती हूँ पर तुम्हारी माँ का प्यार तुम्हें नहीं दे सकती। मुझे रोना आ गया, मुझे माँ की बहुत याद आई। मैंने कहा परी चलो तो मुझे मेरे घर ले चलो। परी बोलती आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की, मैं ऐसे देख रही थी, परी मुझे डांट दिया। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा अरे मैं तो अपने बिस्तर पर सो रही थी। फिर सुबह जो हुआ वो तो आपको पता ही। फिर मैंने पता है क्या किया, मैं अपने कमरे में गई, दरवाजा खोला, अंदर आई और फिर मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं मेरे पास, मैं तो अकेली हूँ। कोई बात नहीं, मेरी माँ मेरे पास है यहाँ पर मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब माँ मैं परियों के देश में गई आपसे मिलने, तब वहाँ थी क्यों नहीं? फिर परी ने पता है मुझसे क्या कहा? मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुझसे कहा कि आप भगवान के पास हो। पर आप भगवान के पास क्यों गई माँ? मैं तो आपसे कितना प्यार करती हूँ और आप भगवान के पास चली गई, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। आपको पता नहीं कि मैं आपके बिना कैसे हूँ यहाँ अनाथ आश्रम
मुझे पता नहीं मेरा जन्मदिन कब आता है, पर मुझे ऐसा लगता है हर दिन मेरा जन्मदिन है, हर दिन मैंने एक नया जीवन जिया। लेकिन माँ, ना आप हो मेरे पास, ना मेरे पापा है मेरे पास, मैं बस अकेली हूँ। माँ, मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। माँ, मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। माँ, आजा तू मेरे पास। भगवान से कहना उनके पास तो कितने सारे अच्छे लोग हैं, और तू उनके पास क्यों गई? तुझे पता नहीं मैं अकेली हूँ, मेरे यहाँ कोई ख्याल नहीं रखता, सारे बच्चे मुझे परेशान करते रहते हैं। और पता है क्या, कल जब मैं खाना खाने गई ना, तो एक ने कहा तू निकल यहाँ से, तू पागल है, तुझे मैं खाना नहीं दूंगी। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा अरे तुझे पता है तू यहाँ कैसे आई? मैंने पूछा कैसे? बोले तुझे कोई कचरे के डब्बे में फेंक के चला गया था। मुझे बहुत बुरा लगा माँ, बहुत बुरा लगा। लेकिन देखना माँ, मैंने अच्छे से पढ़ लिख कर ना डॉक्टर बनूंगी और सबकी जिंदगी बचाऊंगी, ताकि कोई भी मेरी तरह अनाथ ना हो माँ। बस मैं एक जिंदगी में जीना चाहती हूँ माँ, पर तेरे साथ जीना चाहती हूँ। लेकिन अगर तू नहीं तो मैं अपनी जिंदगी लोगों की जान बचा के जीऊंगी माँ। बस तेरा ही एक आसरा था मुझे, और तू भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन माँ, मैं जीऊंगी अपनी जिंदगी, और उस ऊपर वाले को साक्षी मानकर जीऊंगी माँ। और एक दिन मैं अपना नाम रोशन करूंगी तेरे नाम के साथ। भले तेरा नाम नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे नाम में तू है माँ, सिर्फ तू ही है। मुझे चढ़ने पे मजबूर किया। ये खुद काँप रही है। हाँ, मैं शायद औरत शायद बहुत जल्दी रो देती है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन औरत ही माँ बनती है। तो माँ जो होती है ना, उसका कोई मोल ही नहीं है, उसको शब्द में हम जितना कहें कम है। और इसने शायद इतना फील किया, शायद उसका रिपीटेड शब्द है, बार बार बोल रही है, लेकिन उसके जो मैसेज है ना, अगर आप दुनिया में अपने माँ को मानते हो तो भगवान को अपने आप मानना हो जाता है। और आपका तरक्की चाहिए, सच में ही मानो। माँ को अगर आप पूजा करते हो, जो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल की उम्र से जब म्यूजिक सीखना शुरू किया, माँ की गोद में सीखा। माँ हर एक की जिंदगी में वो अनमोल रतन है। जब हमारी उम्र होती है ना, तब पता चलता है। अगर इस उम्र में पता चल गया ना, बहुत बहुत कुछ हो जाएगा, और आगे जाके ये जनरेशन फिर से नाम रोशन करेगी। नहीं, संस्कृति मैम ये काम भी करती है और पढ़ाई भी करती है, अपने आप पढ़ाई करती है, ट्यूशन भी नहीं ले रही है, अपने आप यहाँ तक आई है, बहुत बड़ी बात। मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि इस बच्चे को जो भी चीज़ चाहिए, मेरा पर्सनल नंबर दे दीजिए, उसको पढ़ना है, जो भी चीज़ चाहिए मैं उसको ऐसे तो मतलब हाँ, जो लीगली जो एडॉप्ट होता है वो तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अनऑफिशियली मैं उसको एडॉप्ट कर रही हूँ। और अगर इसके पास कुछ नहीं है, आज से तुम भूल जाओ, इसके पास ये माँ है, मैं हूँ आपके साथ, कुछ भी चाहिए, ठीक है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और आप सबसे मैं एक ही विनती करूँ, शायद हम लोगों की शादी हो जाना, बच्चे हो जाना बहुत गर्व करते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में कितने अनाथ बच्चे हैं जो इस तरह रोज शायद रोती है कि काश मेरे पास माँ होती। तो कोशिश कीजिए कि एक बच्चे आप एडॉप्ट कीजिए। मेरे पास इंस्टीट्यूशन है, मैं हजारों बच्चे की माँ हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर मैसेज आते हैं तो अच्छे घर के, बड़े घर के, पैसे वाले बच्चों से पहले वही बच्चे का मैसेज आते हैं जो मेरे साथ आत्मा से जुड़ी हुई है। और आज मैं सच में रो दिया, इसके अंदर जो दर्द है ना, मुझे समझ में आ गया कि ये क्या है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके पास हूँ, और आपके माँ आज से मैं भी हूँ।
दरअसल मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए क्योंकि उन्हें लड़कियां नहीं चाहिए थी। उन्हें लगता है कि लड़कियां सिर्फ वो अशर पर वो मुझे और मेरी बहन को छोड़ के चले गए। लेकिन मुझे पता था मैं एक दिन जरूर कुछ करूंगी, अपना नाम रोशन करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस लड़की को तुम छोड़ेंगे वो आप लड़की इतनी बड़ी है। मैं अपने नाम पे कुछ करूंगी। मेरा एक ही सपना है कि मैं इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। मुझसे जो भी होगा, मैं इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हूँ। मैं ये बचा नहीं देती रातों रात इसको एक्ट्रेस बना दूंगी या फिर कुछ बना दूंगी। मेहनत इसके साथ है, मैं हूँ, कुछ ना कुछ तो बनेगी। और सभी बच्चे, ऐसा नहीं है, जो भी माँ से प्यार करते हो सब बच्चे आगे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और तुम्हें खास करके थैंक्स, क्योंकि ये बहुत प्यारी है। शायद इसके साथ मेरे पिछले जन्म का कुछ है कनेक्शन, तभी इस जन्म में आए हैं। ठीक है, थैंक यू। અને આ સ્ટેજ ઉપર તમે આવો ને તો નિરાશ નહીં થાવ તો તમે અહીંયા જોયા જ લીધું છે કે આ નાની એવી દીકરી આવી છે, પણ અહીંયા એને એક મધર મળી ગઈ છે, એક મા મળી ગઈ છે। એણે જે પરફોર્મન્સ કર્યું ત્યારબાદ અહીંયાથી કેટલા જણની આંખમાં આંસુ આવી ગયા એ મને પહેલાં કહેજો। बिकॉज आ जे थाय छे ते चैनल सूरत पर ज थाय छे ने आ परफॉर्मन्स माटे ने आने माटे ज अमे आ शो खास ऑर्गेनाइज करीए छे के जे आवुं टेलेंट छे आ दीकरीए जाते ज कर्युं हशे, एने कोઈએ हेल्प पण नहीं करी हशे। राइट ने पूनम? जाते ज कर्युं छे ने કેટલા દિવસમાં કર્યું તે? एक ज દિવસમાં આટલું બધું કર્યું? रात को सोच के फिर आज सुबह प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला तो पूरी प्रैक्टिस यहीं पे कर ली। पूरी प्रैक्टिस यहीं पर कर। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, बहुत उम्दा। उसने अपने आप बोली है। हाँ, मुझे पता चल रहा वो दिल से बोला है, कुछ भी रट्टा भी नहीं मारा है, कुछ भी जो मन में आया वो यहाँ पर ही किया है। लोकेश सर, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम जरूर कहना चाहूँगा। लोकेश सर અત્યાર સુધી કઈ કમેન્ટ નથી આપી, પણ હવે કમેન્ટ આપવા માટે ઉપર આવી રહ્યા છે। बेटा माँ तो मिल गई लेकिन तुझे पापा भी मिल गया। टेंशन मत ले। पापा भी मिल गए। मैम बुरा मत मानना। मैं मेरी बात सुनिए। पिता वो नहीं होता जो माँ के साथ हो, पिता वो है जो माँ के साथ ना हो कि बेटी के ऊपर सर का हाथ हो कि बेटी डरे ना। मैंने भी भगवान से प्रे की थी कि मुझे भी एक लड़की हो और भगवान ने मेरी प्रे सुनी। मेरी एक लड़की है छोटी जो अभी 14 महीने की है। अभी मुझे बॉयज नहीं चाहिए था, मुझे लड़की चाहिए थी। बचपन से ही मेरा ये मतलब था कि मुझे बड़े होकर मुझे एक से एक लड़की चाहिए और वो है मेरे पास। और दूसरा, मेरी जो अपकमिंग जो गुजराती मूवी आ रही है जिसमें मैं कोरियोग्राफी कर रहा हूँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि इसको मैं लेके जाऊँ वहाँ पे। और दूसरा, मेरा जो सीरियल चालू होने वाला है यूट्यूब पे, अपकमिंग है, क्या ख्याल है जनाब का, उसके अंदर मैं इसको रखूँगा साथ में। थैंक यू मैम। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। असल में मैं यहाँ पे शायद आज आ नहीं पाती क्योंकि मुझे यहाँ कोई लाने वाला नहीं था। मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था तो मैं घर पर थी, छोटी बहन माँ का ख्याल रख रही थी, तो यहाँ पे हमारे वैसे कोई है भी नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने एक अंकल को बोला, वो हम बहुत पहले बेटा ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होना, आधे रात को भी कॉल कर देना, तुम्हारे पापा हाजिर हो जाएंगे। मैं बस अंकल को थैंक यू बोलना चाहती कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पहुँचाया। मुझे ऐसा लगा शायद पहुँच नहीं पाने में भी बहुत देर हो गई थी, पर शायद देर हुई नहीं थी, शुरुआत नहीं थी बस। थैंक यू। इतनी छोटी उम्र में ये बहुत बहुत बड़ी बात बोल रही है, सच में। वेल डन पूनम, वेल डन। तो स्टेज पर अभी उपस्थित हैं कुमार विश्वास सर। अपनी पोएम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है कि तेरा दिल समझता है। तो अभी वहां से नाना पाटेकर साहब आए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तालियां बजाओ भाई। नाना पाटेकर साहब आए। अच्छा है, बहुत अच्छा करता है तू, बहुत अच्छा शायरी करता है। अभी मैं सुनाऊंगा शायरी आप सबके सामने। अब वो शायरी सुना रहे अपने अंदाज में, अपने डायलॉग में, तो कैसे सुनाएंगे?
ना मैं फैन शाहरुख खान का, ना मैं फैन अक्षय कुमार का, ना ही सलमान का, ना फैन अक्षय कुमार का, ना शाहरुख का, ना ही सलमान का। ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, पता कौन सा हिंदू का, कौन सा मुसलमान का। ताली बजाओ। थैंक यू सो मच। अब यहाँ पर कुमार विश्वास जी चौक हो गए कि एकदम से कौन आ गया और मेरे को टोक रहा है। तो उन्होंने बोला भैया भैया रुक जाइए, अभी मुझे स्टार्ट करने दीजिए। तो वहाँ नाना पाटेकर चले गए। ओके, अब वो अपनी अगली पंक्ति पेश कर रहे हैं। ओके, भ्रमर कोई कुमदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। मोहब्बत को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मोहब्बत को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तभी वहां से सनी देओल आ गए। यार आओ यार का स्टेप करते हो, पूरी धरती हिल रही है। सनी देओल सब आए, ओए मैं तेरे को शायरी सुनाऊंगा, तूने बहुत अच्छा किया लेकिन मैं भी सुनाऊंगा। तो वो अपने अंदाज में अपने डायलॉग के साथ कैसे शायरी सुना रहे हैं। ये मजदूर का आधे का क्या लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मैं खीर मांगता हूँ तो मुझे फटा हुआ दूध देता है, मैं जूते मांगता हूँ तो मुझे टूटा हुआ चप्पल देता है। यह मजदूर का आधे का क्या लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ताली बजाओ भाई। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब यहाँ पर कुमार विश्वास जी टेंशन में आ गए। एक एक करके सारे बॉलीवुड के सितारे आ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो उनको एकदम टेंशन आ गई। तो बोले मुझे नहीं करना, मैं कोई कवि सम्मेलन नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर बाद में धीरे धीरे करते करते सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। संजय दत्त आ गए और वहाँ पे स्टेज पर उपस्थित लोगों बोले अब मैं तेरे को दिखाएगा कि शायरी कैसे करते हैं। अब उनको बॉलीवुड में कोई काम ही नहीं दे रहा है, तो फिर वो तो शायरी में लग गए। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं वो अपने डायलॉग को, इतना जो मुस्कुरा रहे हो कोई मजबूरी है क्या, इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो कोई मजबूरी है क्या। वो बाल के ड्यूटी में अगर कोई मरने की हालत में रहा तो उसका फॉर्म भरना जरूरी है क्या। थैंक यू। ओके, तो अब इसके बाद डायरेक्ट परेश रावल साहब आ गए। ओके, परेश रावल साहब जाने के अपने बाबूराव, आप जानते होंगे बाबूराव को, देखा होगा हेरा फेरी में। ठीक है, तो वो आ गए और वो अपना डायलॉग सुनाने लग रहे शायरी के अंदाज में। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ये देवा क्या चल रहा है बाबा, जय महाराष्ट्र, ये देवा मैं भी शायरी सुनाएगा, ये राजू बजा रहे मेरा ऑर्केस्ट्रा। अब वो अपना जो है वो डायलॉग, जो बाबूराव का डायलॉग है, वो शायरी में कन्वर्ट करके सुनाएंगे। ठीक है, ये जिंदगी अगर मुश्किल में है तो सब सफल हो जाएगा, ये जिंदगी अगर मुश्किल में है तो सब सफल हो जाएगा, ये राजू मेरा पैसा डबल हो जाएगा। ताली बजाओ भाई। थैंक यू सो मच। और अब यहाँ पर सब जन आ गए, सब चले गए। एक बहुत ही बड़ी हस्ती आई, सब जन चौंक गए कि भाई ये कहाँ से आ गए, इनके पास तो काम है, इनको तो देश संभालने के लिए दिया हुआ है। और देश कौन संभाल रहा है, देखो नरेंद्र मोदी साहब। अब नरेंद्र मोदी कैसे बोलेंगे अपने अंदाज में शायरी को। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी मेरा भाइयों बहनों, मेरा देशवासियों, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं देश में नोटबंदी लाई, मैं देश में जीएसटी लाई, अब ये लोग कह रहे हैं कोरोना भी मैं ही लेके आया। भाइयों बहनों, इस बात में सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है? ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग मुझे बदनाम करते हैं। अब मैं कुछ शायरी के पेश करूंगा उसका, तो उसको गलत वे में मत लेना, मैं मोदी जी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा एंटरटेनमेंट के पर्पज से
आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है? क्या भाइयों बहनों, जब तक लॉकडाउन रहेगा कोरोना लगातार आएगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा कोरोना लगातार आएगा। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो जाएगा 100 के पार, पेट्रोल हो जाएगा 100 के पार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा लगा, नकल भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। मैंने आपको बताऊं, मैंने एक साथ राजू श्रीवास्तव जी, सुनील पाल जी, राजा रंजू और मैं एक साथ स्टेज पर चढ़े थे। उस जगह पे कहानी हुआ, सुनील पाल जी स्टेज पे चढ़ के ऐसे ही बोलने लगे, घर घर मोदी, ठीक है? तो ऑडियंस में 2-3 लाख लोग थे। तो बोले कि एक हस्बैंड एक वाइफ को पूछ रहे हैं कि घर घर मोदी, तो तेरे घर पे तो मोदी नहीं आया। सोचिए ये जब किया तब हाल क्या होगा, उसमें बीजेपी का ही मीटिंग चल रहा था, ठीक है? तो सुनील पाल जी को उतारा गया था मेरे सामने। तो कुछ भी ऐसा इंडिकेटिव मत बोलिए जिसमें अपने, जैसे माफ करना शर्म